नमस्कार, मैं स्मिता शंकर, आज के प्रोग्राम की संचालिका और आप स्वागत करती हूँ इस मंच पर हिमांशु पाठक जी का और सभी कथाकारों का। तो बहुत छोटी सी ये प्रोग्राम है, लेकिन शुरू करते हैं पहले विनोद रावत सिंह जी से। जी धन्यवाद। सबसे पहले आप मेरा नाम लिए, इसके लिए आपका धन्यवाद। मैं वैसे तो कवि और कहानीकार हूँ, लेकिन चलो कहानी को आज कथा में ढाल लेता हूँ। तो ये बिन्नू की कहानी है। तो कथा का शीर्षक है कर्मफल। कर्मफल, अच्छा। कर्मफल। उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में सुदूर, जहाँ न सड़कें थी न कोई संसाधन थे, बिन्नू को प्राइमरी स्कूल जाने के लिए 4 किलोमीटर कांटों भरे पगडंडी से होते हुए जंगल के रास्ते पढ़ाई के लिए जाना पड़ता था। बचपन में जब बिन्नू 2 साल का था तो उनके पिताजी का स्वर्गवास हो गया था। पढ़ते पढ़ते बचपन से ही जब वह खेतों में काम करने जाता या गागर में पानी लेने के लिए जाता, तो चलते चलते ही वह कविताएं बनाया करता था। पढ़ने के मध्यांतर में ही उसने देश की रक्षा के लिए सेना ज्वाइन कर ली। सेना में गया तो उसका कवि हृदय कभी भी विचलित नहीं हुआ। हालांकि वहाँ पर समय बहुत कम मिलता था, लेकिन वह अपने काम में निरंतर लगा रहा। बिन्नू के सिर्फ 3 ही शौक थे, लिखना पढ़ना और देश को एक मार्ग देना। मार्ग 3 ही तरीके से मिलते हैं, या तो साहित्यकार हो, या नेता हो, या तो समाज सेवक हो। अब कुछ लोग नेता और समाज सेवक को एक ही श्रेणी में रखते हैं, लेकिन बिन्नू ने कभी भी नेताओं और समाज सेवकों को एक श्रेणी में नहीं रखा। हालांकि बिन्नू हमेशा से सोचता था कि साहित्यकार की कलम एक राजा की कलम से तेज चलती है, राजा की तलवार से तेज चलती है। कालांतर में बिन्नू सेना में अपनी सर्विस देता रहा और साथ ही साथ सेना में होते हुए भी आम जनमानस के लिए कई कल्याणकारी कार्य करता रहा। जहाँ भी उसे मौका मिला वहाँ पर उसने ये नहीं सोचा कि वह सेना में है, उसे यह काम नहीं करना चाहिए, बल्कि कभी किसी की मदद करनी होती थी तो वह करता रहा। जब उसके रिटायरमेंट होने का समय आया तो दोस्त हमेशा कहा करते थे, यार अब बताओ कौन सी नौकरी करोगे। तो बिन्नू कहता था कि भैया मैं अब नौकरी वोकरी नहीं करूँगा, एक ही काम करूँगा, या तो लेखन का, और अगर लेखन में ठीक ठाक नहीं चला तो फिर मैं समाज सेवा करूँगा, समाज को एक नई दिशा दूंगा। और करते करते वह दिन भी आ गया जबकि वह सेना से रिटायर हो गया। रिटायर होने के बाद बिन्नू ने फेसबुक के माध्यम से लिखना शुरू किया, तो अपने आप ही अच्छे अच्छे लेखकों से, कवियों से, कलाकारों से उसका संपर्क हुआ। उसने क्योंकि कभी हिम्मत नहीं आ रही थी, तो उसकी कविताएं, कहानियाँ कभी पत्र पत्रिकाओं में छपने लगी, तो कभी सम्मेलनों में बुलावा आने लगा।
आज भी बिन्नू सोचता है कि अगर वह सेना में दूसरे सैनिकों की तरह अपना लेखन कार्य छोड़ दिया होता तो आज भारतवर्ष में जगह के लोग उसे मिलते नहीं और वह अपने कार्य में सफल नहीं होता। तो एक छोटी सी कहानी थी जिसे मैंने आपको जो है सुनाया। कहानी कैसी लगी ये आप लोग बताएं। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर विनोद रावत जी। आपने जिस तरह से कहानी का चयन किया है ना, वह न सिर्फ दिलचस्प है बल्कि जीवन के एक महत्वपूर्ण पाठ भी सिखाता है हमें। क्योंकि आपकी कथा न केवल मनोरंजन करती है बल्कि उसके साथ साथ गहरे संदेश भी देती है। आपके वाचन में जो समझ है, जो ज्ञान झलकता है, वो सुनने वाला पर गहरा असर डालता है। मेरे ख्याल से सभी लोग इस बात से एग्री करेंगे। धन्यवाद बिल्कुल, महोदय। बहुत सुंदर संदेश के सैनिक के भावों को प्रकट करना, उसके मन के भावों को प्रकट करना और ये बताना कि एक सैनिक जो है न केवल बंदूक ही उठाता है बल्कि अपने भावों को भी कलम के माध्यम से व्यक्त करता है। बहुत अच्छा संदेश दिया आपने। बहुत अच्छा संदेश। अब आगे के कार्यक्रम जारी रखते हुए साहित्य सूरभि जी से मैं आग्रह करती हूँ कि आप अपनी कथा वाचन शुरू करें। आज के मंच पर उपस्थित आदरणीय विनोद सिंह रावत जी, आदरणीय स्मिता जी, आदरणीय महेश प्रसाद जी, आदरणीय हिमांशु जी, मेरी कहानी आज के परिवेश से बिल्कुल हटकर लिखी हुई है और इसकी रचना हुई थी लगभग 1980 में। माहौल उस समय था, देश में चारों तरफ आतंक का। कहानी का शीर्षक आतंक की हत्या। किसी गांव में रहता था एक छोटा सा बालक जिसका नाम था मझुआ। गांव के समीप ही वह एक कस्बे में पढ़ता था। वहीं पर एक बूढ़ा इंसान रहता था। सबसे दूर, काफी दूर, अलग थलग थी उसकी झोपड़ी। मझुआ और बूढ़े में पड़ती थी खूब, इसलिए तो मझुआ प्रतिदिन लाता था भोजन उस बूढ़े के लिए। एक दिन वह आया, भोजन साथ लाया, बूढ़े के समक्ष खोला और उससे बड़े ही प्यार से बोला, आतंक आया है पड़ोस में, सो न लाया सब्जी, क्योंकि वह हो गई है बहुत महंगी। मझुआ के खाना खिलाने के बाद, उसके वापस घर जाने के बाद पूरी रात अपनी टूटी खाट पर बूढ़ा करवटें बदलता रहा और सारी रात यह सोचता रहा, क्या होता है आतंक, यह किस चिड़िया का नाम है। दूसरे दिन मझुआ आया, बिन सब्जी के ही भोजन फिर ले आया। तपाक से बोला, मझुआ बाबा, मंदिर और मस्जिद दोनों में आ गया आतंक। आतंक 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 आतंक, आखिर क्या होता है आतंक। मुंह बाए बूढ़ा अवाक हो मझुआ को निहारता रहा और बहुत कुछ समझने की कोशिश करता रहा, पर जब उसकी समझ में कुछ न आया तो वह मझुआ से बोला, देख मझुआ, तुझे आतंक कहीं राह में न मिल जाए। मझुआ क्या करता, आतंक मिलता भी तो उसका क्या कर लेता। अरे बहुत करता, उसे मृत्यु के आगोश में सुला देता। यही बातें सोचता वह अपने घर चला। सोच रहा था कैसे आ गई है बेला, कैसी आ गई है बेला, मनुष्य ही मनुष्य को मार रहा, अपने पिस जन्म का बदला उतार रहा। वो चली थी रात, बूढ़ा आकर सोया खाट पर, नींद, पर उसे नींद न आई। झट उसने अपनी लालटेन उठाई, सोचा चलो जरा देखें क्या होता है आतंक, कहाँ होता है आतंक,
कैसा होता है आतंक? लाठी लेकर खट 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 पहले मंदिर पहुंचा, चारों ओर देखा, झांका, पर आतंक न मिला। वह वहां से लौटा। एक मौलवी ने उसे देखा, बिना एक पल गंवाए गोमांस का टुकड़ा मंदिर में फेंका। बूढ़ा बेचारा बेखबर। उसने सोचा, जरा मस्जिद में देखूं, हो सकता है कहीं यहीं न छिपा हुआ आतंक। मस्जिद में चारों तरफ घूमा, खोजा, पर गधे की सींग आतंक वहां भी न मिला। वह तेजी से लौटा। एक धर्मांध हिंदू ने बहुत ही चुपके से उसे देखा और आंख बचाकर दौड़ता हुआ जाकर मस्जिद में सुअर की चर्बी फेंक आया। थका हारा बूढ़ा घर वापस आया। जाड़े की ठिठुरती रात खाट में अपने पुनः असमाया। महज कुछ पल ही बिता होगा, झोपड़ी का दरवाजा तोड़ घुस आए कुछ हिंदू काफिर लगे मारने उस बूढ़े को। उन्होंने गाली देते हुए उससे कहा, शाला मंदिर में गोमांस फेंकता है, सांप्रदायिकता की आग में देश को झोंकता है। बूढ़ा चिल्लाता रहा, लाठियों की मार खाता रहा। उसे आत्मरा छोड़कर वे सभी चले गए। वह जमीन पर पड़ा हुआ न जाने कब तक कराहता रहा। असह्य वेदना सह भी न पाया। तब तक खुदा के बंदे आए और बिना कुछ कहे उसके सीने में बड़ी बेरहमी से खंजर की एक झपटी से छेड़ दिया। अभी उसके मुंह से आह भी न निकली, धड़ से सिर ही उतार लिया और जोर से चीखे, शाला मस्जिद में सुअर की चर्बी फेंकता है। कई वर्ष बीत गए। कई वर्ष बीत गए। इस घटना के बालक मझवा युवा हो गया। एक बार वह गांव से कस्बे में आया। बूढ़े की याद उसे अचानक हो आई। वह उसकी झोपड़ी के समीप बह रही नदी के किनारे जा बैठा। देखा देखा उसी बूढ़े को नदी के तट पर कहा, हर बार आऊंगा, बार बार आऊंगा, तुम्हारे राष्ट्र की आवाम को बार बार समझाऊंगा, आतंक कहीं नहीं है। यदि इसको खोजना है तो अपनी धर्मांधता में खोजो, अपनी स्वार्थपरता और दुर्भावना में खोजो, जाति धर्म की संकुचित मानसिकता में खोजो, खोजो जीवन की यथार्थता में। यहीं कहीं न कहीं छिपा है आतंक। आतंक को खोजो और हो सके तो मारो, उसके हाथ पैर काटो और मेरी तरह सिर धड़ से कलम कर लो। वह तुम्हें मार डाले, उससे पहले आतंक को मार डालो, नहीं तो वह किसी को नहीं छोड़ेगा। कान से बहरा, आंख से अंधा, दिमाग से शून्य। आतंक हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किसी को नहीं। उसकी कोई जाति नहीं, उसका कोई धर्म नहीं, उसका कोई सिद्धांत नहीं, उसका कोई आदर्श नहीं। बचवा बोला, बाबा बाबा सुनो। लेकिन अगले ही पल छपाक, बिना कुछ कहे सुने वह नदी के शांत धारा में कूद गया और सदा सदा के लिए अदृश्य हो गया। पर मझवा पर मझवा आज भी नदी के किनारे रोज रोज हर रोज जाता है, क्योंकि उसे विश्वास है बाबा एक दिन जरूर आएंगे, बढ़ रहे आतंक को इस दुनिया से जरूर मिटाएंगे। आएगी वह शाम, नदी किनारे शाम, जहां अल्लाह होंगे, ईसा होंगे, नानक होंगे और होंगे राम। वह जरूर आएगी शाम, तब तक जरूर होगी। तब और जब वह शाम आएगी तब जरूर होगी, जरूर होगी, जरूर होगी आतंक की हत्या। बहुत धन्यवाद। खूब, बहुत खूब। आपकी कथा प्रस्तुत करने की कला जो है बहुत ही अद्भुत है। आपकी आवाज में जो उतार और चढ़ाव था ना, और आपकी जो भाषा है वो दर्शकों को पूरी तरह से बांधे रखती है और सुनने में बड़ा ही मोहक लगता है। बहुत सुंदर। हिमांशु जी अपने विचार कुछ दें इन पे। एक बहुत अच्छा संदेश इस कहानी के माध्यम से दिया आपने कि आतंक का कोई धर्म नहीं होता, और एक सही बात आपने कही जो समाज में वास्तव में है कि कुछ लोग, कुछ अराजक तत्व, जिनका काम ही है सांप्रदायिकता को फैलाना और किसी न किसी एक को मोहरा बनाना। एक बहुत अच्छा संदेश देती है आपकी ये कहानी, और उसका वाचन भी बहुत सुंदर। आपका बहुत बहुत आभार सर्वजीत सिंह जी। बहुत बहुत आभार आप लोगों का, जिन्होंने मेरी हौसला अफजाई की। उनका हृदय से धन्यवाद।
इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए अब हम सुनते हैं, अनुरोध करते हैं महेश प्रसाद शर्मा जी से, आप अपना कथा वाचन करें। जरा सावधान, एक मिनट, मैं कुछ बोल नहीं पाया था जरूर। आदरणीय हेमंत सिंह रावत जी की कहानी के बारे में। और निश्चित तौर पे वह बेचारे जो है थोड़ा पशुपेश में पड़ गए होंगे कि किस तरह का ये आर्टिस्ट है सर्वजीत सिंह, कि मेरे बारे में कुछ नहीं बोला। तो उनकी कहानी भी मैंने शुरू से अंत तक सुनी। और जो उन्होंने एक सैनिक की बात उठाई थी कि सेना में भर्ती हुए, उसके बाद सेना का कार्य किया और फिर समय से रिटायरमेंट लेकर के फिर साहित्य में जुड़ गए। और साहित्य में जुड़ करके सबसे बड़ा सुख उनको मिला, और उनको नहीं, हम लोगों को भी मिल रहा है। जो सुख उस सैनिक को मिला, वही सुख आज हम लोग प्राप्त कर रहे हैं कि पूरे देश से, पूरे समाज से, पूरे राष्ट्र से, पूरे विश्व से जुड़े हुए हैं, केवल अपने लेखनी के बल पे, केवल अपनी रचनाओं के बल पर। तो जो उनका संदेश था कि जो एक तरफ बंदूक है और दूसरी तरफ हमारी जो कलम है, दोनों साथ साथ मिलकर चलते हैं और तब तब राष्ट्र का निर्माण होता है। बहुत बहुत आदरणीय विनोद सिंह रावत जी को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद साहब आपका। महेश प्रसाद शर्मा सर। जी, मां सरस्वती के चरणों में सादर नमन करते हुए मैं अपनी लघु कथा आपके सामने सादर प्रस्तुत कर रहा हूँ। पहला प्रयास है लघु कथा कहने का और लिखने का भी। और चूँकि लिखी तो मैंने बहुत पहले थी और वो मेरे जहन में बहुत पहले से है। चलिए मैं उसे प्रारंभ करता हूँ। मुन्ना उस समय पर 7-8 साल का रहा होगा। वो गर्मी की छुट्टियों में अपनी नानी के यहाँ गया हुआ था। जैसा कि मुन्ना जब नानी के यहाँ जाता था तो आम के पेड़ों पर चढ़ना, अंडा डावरी खेलना, आम के कच्चे फलों को वहाँ से उठा कर लाना, नानी को देना और चटनी बनवाना, ये उसकी दैनिक प्रक्रिया में शामिल रहता था। ऐसे ही होते होते गर्मी की छुट्टियों के जो 60 दिन हैं वो पूरे हो गए और उनके पिताजी उस समय पर 2 घोड़ों की सवारी, जिसे टांगा कहते थे हमारे क्षेत्र में, वो टांगा लेकर पहुंच गए और मुन्ना और उसकी माँ दोनों को घर ले जाने की तैयारी होने लगी। रात जैसे तैसे बीती, मुन्ना की धड़कनें बढ़ रही थीं कि अब मैं नानी के यहाँ से अपने पिताजी के यहाँ चला जाऊँगा। सुबह हुआ, नानी ने मीठे गुलगुले, भजिए और बिर्रा की रोटी मतलब आधा चना आधी गेहूं का आटा, ये बनाया और खिलवाया। और पिताजी ने बस अपना तांगा तैयार करके घोड़े जोत लिए और वो मुन्ना और उसकी माँ दोनों उसमें बैठ गए। 2-5 किलोमीटर चले हुए थे कि अचानक पीछे से एक घोड़ा गाड़ी भी आई और उस घोड़े गाड़ी वाले ने हमारे घोड़ा गाड़ी को क्रॉस करने की कोशिश की। पिताजी चूँकि उग्र स्वभाव के थे और वो ये सहन नहीं कर सकते थे कि मेरा तांगा पीछे कैसे रहे। उन्होंने घोड़े को एड़ लगाई, चाबुक थोड़ा सा उनकी पीठ पे रखा और घोड़े हवा से बातें करने लगे। पीछे भी घोड़ा गाड़ी थी, आगे हमारी घोड़ा गाड़ी। कुछ देर चलने के बाद एक मोड़ आया और गाड़ी का वेग बहुत तेज था, गाड़ी उचक गई। माँ और मुन्ना दोनों गिरते गिरते बचे। अब लेकिन पीछे जो गाड़ी थी उसका जो चालक था वह कहाँ पीछे रहने वाला था,
वो भी तेज दौड़ा रहा था घोड़ों को, और हमारे घोड़े भी हवा से बातें करते जा रहे थे। फिर एक अचानक बहुत बड़ा गड्ढा आया और हमारी गाड़ी हिलने लगी कि अब ये उलटने वाली है, अब ये उलटने वाली है। लेकिन जैसे तैसे वो बच गई। उसी समय पर गाड़ी में लगी हुई पालकी की एक कील माँ के हाथ में चुभ गई, और मैं चूँकि उचक गया था तो माँ ने मुझे मुन्ना को उठा लिया था, और मुन्ना को पकड़े रहने के दौर माँ के हाथ में लगी कील निरंतर चुभती रही और वो आर पार हो गई। घर जाकर जब पिताजी ने तांगा स्थगित किया, उसे रोका, तो माँ के दर्द की और खून की जो धार निकल रही थी वह देखी नहीं जाती थी। और फिर डॉक्टर को बुलाया गया, माँ का इलाज करा गया। माँ के वो जख्म करीब 6 महीने में भरे, लेकिन वो जख्म मुन्ना को आज भी तरोताज़ा याद दिला देते हैं। अस्तु। बहुत सुंदर कहानी, बहुत बढ़िया बहुत कहानी सुंदर। सर ये। और इसका शीर्षक मेरे विचार से माँ की ममता कहीं बहुत ज्यादा जो सूटेबल है। सूटेबल बहुत है। माँ की बढ़िया। ममता जी, माँ की कि ममता। और ये मुन्ना जो है वो इस समय जी, महेश प्रसाद शर्मा ही है। वाह वाह वाह, क्या जी बात है। जी, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, धन्यवाद। जितना भी तारीफ की है कम है। बहुत बढ़िया। बहुत 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 धन्यवाद, सुंदर। बहुत अच्छी कहानी। महेश प्रसाद शर्मा जी, आपके शब्दों में गहराई और भावनाएं झलकी, जो बहुत दिल को छू गया। हर शब्द में जैसे आपके दिल से एक आवाज से निकल रही है, जो हम महसूस कर पा रहे थे। बहुत सुंदर। और कोई बचा है? मैं ही बची हूँ। अब आपका नंबर है आदरणीय स्मिता जी। हाँ ठीक है, अब मैं कर लेती हूँ। आपसे हौसले। आग्रह है कि आप अपनी रचना दें। हाँ जरूर। हौसले की उड़ान जब आसमान में छूने लगे तो मुसीबतें भी रास्ता छोड़े खुद को भूलने लगती है। तो मेरी आज की क्या कहानी बात। के शीर्षक है हौसले की उड़ान। ये बहुत पहले मैं ऑनलाइन मैगजीन के लिए लिखती थी, तब की है। जी एक जी, गरीब लड़के की संघर्ष भरी यात्रा, जिसने अपनी मेहनत बहुत और सुंदर। आत्मविश्वास से सफलता की नई ऊंचाइयों को छुआ। गांव के एक छोटे से घर में, जहां छत से बारिश के दिनों में भी पानी टपकता था और रात में डिबरी की रोशनी में पढ़ाई करनी पड़ती थी, वही रहता था अनिरुद्ध। उसकी उम्र मात्र 14 वर्ष थी, लेकिन आंखों में सपने बड़े थे। वैज्ञानिक बनने का सपना। उसके दादाजी शिवनारायण उसे हमेशा प्रेरित करते थे। एक रात अनिरुद्ध अपनी पुरानी किताब लिए पढ़ाई कर रहा था। दादाजी मुस्कुराकर, बेटा इतनी रात तक क्यों पढ़ रहा है, सुबह जल्दी उठकर पढ़ लेना। अनिरुद्ध, दादाजी अगर मैं अभी नहीं पढ़ूंगा तो आगे कैसे बढ़ूंगा, मुझे शहर जाके पढ़ना है, बड़े वैज्ञानिक भी बनना है। दादाजी बड़े स्नेह से, हिम्मत मत हारना बेटा, सपनों की हकीकत बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अनिरुद्ध सिर हिलाता हुआ फिर पढ़ाई में लग जाता है। अनिरुद्ध का स्कूल गांव में ही था, लेकिन वहां पर विज्ञान की सही शिक्षा नहीं मिल पाती थी। एक दिन जब उसने अपने विज्ञान के शिक्षक गुप्ता सर से सवाल किया तो उन्होंने उसे टाल दिया। गुप्ता सर, अनिरुद्ध, बड़े शहरों के बच्चे का सवाल है, तुम जैसे गांव के लड़कों के लिए चीजें नहीं हैं। अनिरुद्ध बहुत दुखी होकर, आहत होकर, लेकिन सर मुझे हम मौका ही नहीं मिलेगा तो हम भला आगे कैसे बढ़ेंगे। और उसी समय कक्षा में बैठे सारे बच्चे हंसने लगे। रवि नाम का उसका एक दोस्त था जो व्यंग कर रहा है, अरे अनिरुद्ध, तुम बस खेती बाड़ी के लिए बने हो, हाँ, वैज्ञानिक के सपने मत देखो। अनिरुद्ध चुपचाप रहा, मगर उसका आत्मविश्वास डगमगाया नहीं। एक दिन अनिरुद्ध ने सुना कि शहर के एक बड़े स्कूल में प्रवेश परीक्षा हो रही है। उसने फैसला किया कि वो परीक्षा देगा। अनिरुद्ध दादाजी से, दादाजी मैं शहर जाना चाहता हूँ, मुझे परीक्षा देनी है। दादाजी, बेटा
वहां जाने के लिए पैसे चाहिए, हमारे पास इतने पैसे नहीं बचते कि मैं तुम्हें शहर भेज सकूं। अनिरुद्ध कुछ देर सोचता है और अपनी समस्या का हल निकालने के लिए खुद ही कुछ करने का निर्णय लेता है। अनिरुद्ध, दादाजी, मैं गांव में ट्यूशन पढ़ाऊंगा, खेतों में काम करूंगा, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा दादाजी। उसने दिन में स्कूल जाना और शाम को गांव के बच्चों को पढ़ाना या फिर खेतों में मिलने वाले छोटे मोटे काम भी वो करने लगा और इस तरह से पैसा उसने जमा करना शुरू किया। एक दिन वो खेत में काम कर रहा था, तभी उसका एक दोस्त रवि फिर से आया। हंसते हुए रवि, क्या कर रहे हो वैज्ञानिक बाबू, खेत जोत रहे हो? तुम यही कर सकते हो। अनिरुद्ध मुस्कुराकर, हाँ, क्योंकि मुझे पता है कि बिना मेहनत की कोई सफलता नहीं मिलती है। रवि चुप हो गया, लेकिन अनिरुद्ध का आत्मविश्वास अभी भी बरकरार था, बल्कि वो कई गुना और बढ़ गया। अनिरुद्ध ने किसी तरह पैसे इकट्ठे किए और शहर की परीक्षा में जाकर बैठ गया। परीक्षा कठिन थी, लेकिन उसकी मेहनत की थी। कुछ दिनों के बाद परिणाम आया। गुप्ता सर, अनिरुद्ध, तुम्हारा नाम शहर के मेरिट लिस्ट में है। पूरा गांव हैरान। रवि शर्मिंदा होकर, यार तुम सच में बहुत आगे जाओगे, तुम बहुत अच्छे हो। अनिरुद्ध, सपने देखने और उन्हें पूरा करने के लिए हिम्मत चाहिए रवि। शहर में पढ़ाई आसान नहीं थी। वहां के बच्चे महंगे ट्यूशन लेते थे, अच्छी अच्छी किताबें, अच्छी सुख सुविधाओं से परिपूर्ण थे, लेकिन अनिरुद्ध के पास कुछ भी न होते हुए सिर्फ आगे पढ़ने का जज्बा था, हौसला था। रात में वो पुरानी किताब से ही पढ़ता और सुबह क्लास में आकर ध्यान से सुनता था। एक दिन स्कूल में विज्ञान की प्रतियोगिता हुई। सभी अमीर घरों के बच्चों ने भी भाग लिया और साथ में अनिरुद्ध ने भी भाग लिया। अनिरुद्ध खुद से वो कहता है कि ये परीक्षा मेरी है, मुझे साबित करना होगा कि मेहनत और लगन से कोई भी जीत सकता है। उसने जी जान लगाकर काम किया और फलस्वरूप प्रतियोगिता उसने जीत ली। स्कूल के प्रधानाचार्य ने मंच से घोषणा की, इस वर्ष की विज्ञान प्रतियोगिता के विजेता हैं अनिरुद्ध, और तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा हॉल गूंज उठा। दादाजी की आंखों में आंसू थे, मगर ये आंसू खुशी के थे। सालों बाद अनिरुद्ध जब बड़ा होने के बाद एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक बन चुका था और बहुत सालों के बाद जब वो अपने गांव लौटा तो पूरे गांव ने उसके स्वागत किया। जो रवि, जो उसका दोस्त था, दौड़कर उसके पास आकर गले लगता है और शर्मिंदा होते हुए कहता है, यार मुझे माफ कर दो, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतने आगे जाओगे। अनिरुद्ध मुस्कुराकर, मेहनत और हौसले से कुछ भी संभव है रवि, यह मेरी नहीं, उन बच्चों की जीत है जिसे कभी कहा गया था कि तुम नहीं कर सकते हो, तुम इसके लिए नहीं बने हो। गांव के सभी बच्चे उसकी तरफ देख रहे थे। शायद उनकी आंखों में भी वही सपने पल रहे थे जो कभी अनिरुद्ध ने देखे थे। तो सपने देखने का हक तो हर किसी को है, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत, आत्मविश्वास हमारा होना चाहिए। परिस्थिति चाहे कैसे भी हो, कितनी भी कठिन क्यों ना हो, लेकिन अगर इंसान के अंदर जज्बा है तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। हौसला हो तो परिंदे भी आसमान छू सकते हैं। धन्यवाद। बहुत सुंदर कहानी बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत कहानी बहुत अच्छी है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जी, गाना वाना बहुत बढ़िया, स्टोरी बहुत बढ़िया। और इसमें समाज एक तरफ व्यंग बोल करके जहाँ हमारे हौसले को तोड़ना चाहता है, हमें पस्त करना चाहता है, वहीं दूसरी तरफ वो हमें इतना सशक्त बनाता है कि अंतरात्मा बिल्कुल ठान लेती है कि जो तुमने व्यंग किया उसे मैं करके दिखा दूंगा। और मैं आप सभी लोगों को बताऊं कि जब मैं कक्षा 11 में था सन 1981 में, तब मेरे ही परिवार के कुछ लोगों ने व्यंग किया। अपने छोटे भाई को रोकते हुए एक शख्स बोला कि अरे क्या इसके साथ घूमते हो, यह बिल्कुल आवारा है, लफंगा है, पढ़ता नहीं है और कामचोर है, काम भी नहीं करता है, कोई वर्क नहीं करता है, इसके साथ मत घूमो, नहीं तो तुम बिल्कुल बर्बाद हो जाओगे और कौड़ी के तीन हो जाओगे, कहीं तुमको कोई स्कूल नहीं मिलेगा।
तो उसका यह व्यंग जो है मेरे अंतर में घुस गया, और घुस जाने के बाद सबसे पहले मैं लेखनी उठी, और लेखनी उठने के बाद दर्द भरा गीत मैंने लिखा। कहते हैं लोग पागल, मैं गीत कहाँ से गाऊं, जब मैं हूँ एक आवारा, तो तुमको क्या सिखलाऊं। मत निकट रहो मेरे संग में, मैं डगर बनाता जाऊं, कहीं चल न पड़ो तुम उन पर और मैं दोषी कहलाऊं। तो यह 1981 से उठी हुई कलम आज आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों के सहयोग से पूरे विश्व फलक पर मुझे जो है ला करके खड़ा कर। तो ये जो कहानी आपकी थी बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर और हौसला अफजाई करती हुई कहानी आपकी थी। हौसले की घोड़ा, बहुत सुंदर स्मिता जी। हाँ, एक चीज और थोड़ा सा स्मिता जी ये ध्यान दें कि जो कहानी का लेखन है, तो कहानी का लेखन सपाट होता है। सपाट सपाट का मतलब कि जैसे शीर्षक बोला कि मुन्ना, तो मुन्ना ने क्या कहा, अब मुन्ना ने जो कहा उसे जब हम उच्चारित करते हैं, या मैकू क्या कह रहा है, या राजा क्या बोल रहे हैं, या चपरासी क्या बोल रहा है, और चपरासी बोल करके फिर हम उस चीज को अगर वो उसका डायलॉग बोलते हैं, तो मेरे विचार से यह जो है ये चला जाता है एकांकी में, नाटक लेखन में। और नाटक लेखन में अब जैसे मान लीजिए मुन्ना की बात होती है, तो मुन्ना बोलता नहीं है कि मुन्ना, वह सीधे अपना डायलॉग बोलता है। अब कहानी लेखन में हम लोग क्या करते हैं कि मुन्ना ने कहा, राजा ने कहा, उन्होंने बोला था। तो इस तरह से थोड़ा सा इसमें सुधार करें, यदि आपको उचित लगे तो। धन्यवाद। जी जरूर। धन्यवाद सर। आगे आप लोग जो है कहानी जो है कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। हिमांशु पाठक जी से अनुरोध करूंगी कि इस कार्य के समापन या फिर जो भी आगे चर्चाएं हैं उसको आप आगे बढ़ाएं। आप अपने विचार रखिए। तो विनोद जी जी, आपका कोई भावी कार्यक्रम है जो आप रखना चाहें पटल में? अभी क्या?